हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस में। हम एक पॉलिटी की नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे धीरे धीरे। और हम सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कराऊंगा मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही, पर हम कवर मोस्टली इन डेप्थ वही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्टेट, यूनियन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट का रोल, ठीक है। और पार्लियामेंट के सिस्टम या पार्लियामेंट का रोल इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इन इंडियन गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट, ठीक है। इससे सबसे शुरुआत करने से पहले आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो इन सबकी बेसिक जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम पार्ट से शुरू करेंगे, फिर शेड्यूल्स पे, फिर धीरे धीरे हम इन डेप्थ सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें, अभी तक ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था उसमें 22 पार्ट्स थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट हुए, कुछ रिपेल हुए, कुछ पार्ट्स को हटाया गया, कुछ को ऐड किया गया, तो अब 25 है हमारा टोटल पार्ट्स, ठीक है। ऐसी आर्टिकल्स भी इंक्रीज हो गए, 448 हो गए 395 से, ठीक है। आर्टिकल्स का भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट पार्ट जो सारे पार्ट्स हैं उनमें से पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो 1 से 4 हैं वो इंडियन टेरिटरी को डिफाइन करते हैं कि इंडियन टेरिटरी कितनी बड़ी है, ठीक है। ये जियोग्राफी ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है काइंड ऑफ, ठीक है। इन द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम होते हैं उसके हिसाब से जियोग्राफी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसी तरह से जो पार्ट 2 है जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये ना एक आउटलाइन करता है, आउटलाइंस द क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया बताता है कि कौन कौन इंडियन सिटीजन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, और कैसे कैसे इंडियन सिटीजन ली जा सकती है, या कौन कौन इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा अगर वो कोई लॉ ब्रेक करता है, या कैसे भी कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है वो सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम में फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसी को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि गारंटी करता है सिविल लिबर्टीज़ की, गारंटी करता है सिविल लिबर्टीज़ की, गारंटीज सिविल लिबर्टीज। ये राइट है जो गवर्नमेंट को अथॉरिटेटिव होने से रोकता है, ठीक है। इसी पार्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट की बात करें जो डीपीएसपीज है, ठीक है। डीपीएसपी क्या करते हैं, ये एक तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट के लिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट, ठीक है। टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। आर्टिकल 36 to 51 तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए प्रमोट करते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, मतलब अगर आपके एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, जब क्या होता है जैसे किसी का लॉ वायलेट होगा, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 2226, ठीक है। बट ऐसा डीपीएसपी के लिए नहीं है, अगर किसी का डीपीएसपी वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबल बाई, इसी का मतलब है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स, ठीक है।
बट ओनली दे आर इन फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ठीक है, ये फंडामेंटल है गवर्नेंस को लिए, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है इनका रोल। ठीक है, इसी में जो पार्ट 4 है, इसी में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और ग्राम पंचायत के बारे में भी दिया गया है एक आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायत की बात करता है, आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, और सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की ये जो डीपीएसपी वो बात करता है। ठीक है, इसी में आगे बात करें तो पार्ट 4 जो ए है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। ये कब ऐड हुई? 1976 में, 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिकमेंडेड बाय, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी ये? रिकमेंडेशन ऑफ सरवण सिंह कमेटी। जो सरवण सिंह कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, टोटल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 की 11 के थ्रू आपको याद होनी चाहिए, याद इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए 11 कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें से जैसे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लिखा गया है कि लिविंग सोल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब हम अपने लिविंग स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हम इसमें भी चेंजेस लाते जा रहे हैं। इसी वजह से जो पार्ट्स और आर्टिकल्स ऐड और डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहले जो चार थे वो थे फंडामेंटल स्ट्रक्चर के पार्ट, पार्ट 4 ए तक। ठीक है, अब पार्ट 5 की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट्स। ठीक है, पार्ट 5 से 5 8 तक। जो पार्ट 5 है वो यूनियन की बात करता है, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे पार्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट की बात हुई तो पहले आता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर आता है लेजिस्लेचर, फिर आता है जुडिशरी। ये प्रॉपर मतलब आर्टिकल्स वाइज भी फॉलो होता है ऐसे ही, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसी ठीक है, इसी ऑर्डर में फॉलो होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट। फिर पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरह जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे वही है। ठीक है, जो हाइएस्ट है। इसी में फिर सीएजी की बात भी हो सकती है, सीएजी भी इसमें लास्ट में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 148, सीएजी किसमें आता है? अंडर आर्टिकल 148। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कहाँ से हैं, कहाँ तक हैं? आर्टिकल 52 से 152 तक का यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट आता है। ठीक है, और ये जो आगे ओरिजिनल लिखा है इन सबके, ये ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसी में ही थे। ठीक है, तो इन सबका ओरिजिनल का यही मतलब है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ये ओरिजिनल टाइम पे भी थे। ठीक है, इस तरह से पार्ट 6 की बात करें तो पार्ट 6 में आर्टिकल आते हैं 152 से 237। ये स्टेट गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नेंस में कैसे? जैसे इसमें भी स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, स्टेट की जो लेजिस्लेचर वो होगी वो होगी। ठीक है, स्टेट की जुडिशरी होगी, जैसे हाई कोर्ट, स्टेट जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स। ठीक है, एचसी, हाई कोर्ट्स होंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चलता आ रहा है। ठीक है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनमें जो चीफ स्टेट की बात होगी तो सीएम, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम जो हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, वो सब होगा। इसी तरह हम पार्ट 7 की बात करें, जो आर्टिकल तो 38 में था उसको रिपील कर दिया गया, मतलब अब नहीं है ये। जब क्या हुआ था, इंडिया जब आज़ाद हुआ था इन 1947, इंडियन स्टेट्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, ए बी सी डी। ठीक है, उसमें एक पार्ट था बी, जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए रिपील हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि पार्ट 7 अब रिपील हो चुका है। इसी तरह पार्ट 8 की बात करें, ठीक है, पार्ट 8 में 239 आर्टिकल से 242 तक यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। ठीक है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, जैसे दिल्ली का भी आता है इसमें 239 डबल ए वगैरह, ये आपने पढ़ा होगा, जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट हुए थे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, तो उसमें इन्हीं आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए हुए थे। ठीक है, तो पार्ट 8 इसका यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है।
चलिए आगे चलते हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं वो लास्ट के 2-3 आर्टिकल जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायर पावर को लोअर लेवल तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इसमें फोटो थी वो रह गई है, कोई बात नहीं। तो आर्टिकल जो पंचायत के लिए है वो है पार्ट 9, ठीक है। कब ऐड हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 243 से 243 ओ तक, ठीक है। सिंगल आर्टिकल में ABCDEFGH ऐसे ओ तक है, ठीक है। इसी तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ थी, ठीक है, वो ऐड की गई थी पार्ट 9A में। आर्टिकल कहाँ से? ओ के बाद पी आता ना, तो आर्टिकल 243 पी से लेके 243 PZG तक है, ठीक है। ये कब ऐड हुआ था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये दोनों एक ही साथ आए थे, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आए थे, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 9B क्या है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। पार्ट 9B कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, ठीक है। ये क्या काम आता है? जो इसमें प्रोविजंस किस लिए थे? जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ है उनको डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने के लिए ये पार्ट लाया गया था, ठीक है। ये कब ऐड हुआ था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 2011 में ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें आर्टिकल कब है? इसमें ZG के बाद ZH से शुरू होता है और ZT तक जाता है। आर्टिकल्स याद भी नहीं रख पा रहे तो भी कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अमेंडमेंट का टाइम जरूर याद रखना, और कौन सा आर्टिकल कब अमेंडमेंट हुआ था, कब अमेंडमेंट में डाला गया था। 73rd और 74th में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज और कॉर्पोरेट सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था, ठीक है। इसी तरह बात करें पार्ट 10 की, तो पार्ट 10 में क्या है? पार्ट 10 में आती है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, ठीक है। क्या बात करता है कि जो शेड्यूल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, उनकी जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है, उसको हार्म ना किया जाए, ठीक है। तो पार्ट 10 में यही सब बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 244 से 244A जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल्स पहले 395 थे स्टार्टिंग में, या 448 हो गए हैं प्रेजेंट डे पे, ठीक है, जो अमेंडमेंट। उसके बाद अब आते हैं जो आगे के पार्ट्स हैं, पार्ट्स 11 to 15 तक। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आते हैं, रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 11 to 15। पार्ट 11 क्या है? यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन है, 245 से 263 तक, ठीक है। यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है पार्ट 11। किसकी बात करता है? लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो होती है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 12 है, आर्टिकल 264 264 से 300A तक, ठीक है। इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स। आप सभी को पता है आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है अभी, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया यहाँ पे। पहले FRs में काउंट होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ FR जो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, ध्यान रखना इस बात को। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस तरह से इसमें पार्ट 14 की बात हो गई, इसमें पार्ट 13 नहीं है। पार्ट 13 की बात करें, पार्ट 13 में से इसमें पार्ट 13 होता है ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। पार्ट 13 लिख लेना इसको आप सब लोग, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। पार्ट 13 इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, freedom of trade and intercourse विद इन इंडिया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करता है पार्ट 13, ठीक है। हम्म, इसमें 300 आर्टिकल 1 to 7 तक आ जाएंगे फिर, ठीक है, जिसमें में से इसी के साथ पार्ट 14 की बात करें,
जो सिविल सर्विसेज या के बारे में बात करता है, स्टेट और यूनियन की, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो 308 से 323 तक जो ये बात करता है, जो सर्विसेज यूपीएससी स्टेट पब्लिक कमीशन की, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से पार्ट 14 ए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, ऐड हुआ था 1976 में, 323 ए 322 बी में, ठीक है। इसी तरह से बात करें पार्ट 15 की, आर्टिकल 324 तो 329 इलेक्शंस की बात करता है, जैसे अडल्ट सफरेज, कौन इलेक्शन कर सकता है 18 ईयर से अबव, कौन उस किसके बारे में, ठीक है। तो इलेक्शंस में जो भी रोल पड़ता है, जो इलेक्शंस कमीशन के आर्टिकल मान लो आप इन सबको, थ्री यूनियन अडल्ट सफरेज और वगैरह सब इसी में आता है। तो 324 टू 329 ये इलेक्शंस की बात करता है इंडिया में, ठीक है। इसी के साथ साथ ये देख लेते हैं हम कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या आर्टिकल डले। जब 1950 में क्या था, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, ठीक है। इसी के साथ 1976 में क्या हुआ, 47 के साथ पार्ट ए, ठीक है, पार्ट 4 ए और 14 ए को ऐड किया गया, पार्ट 4 ए और 14 ए को ऐड किया गया था, ठीक है, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्सेस। और 1992 में क्या था, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज को फॉर्मलाइज किया गया था, ठीक है, ठीक है। 1973 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के साथ इनका एडिशन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो हमने पार्ट 15 तक की बात कर ली थी, उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये पास किस पे फोकस करता है, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज, ठीक है, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 330 टू 342, ठीक है। तो ये इसकी बात करता है। इसी के साथ आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल पार्ट सॉरी पार्ट 16 हो गया। पार्ट 17 किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में अंदर, ठीक है। और इंग्लिश क्या यूज होंगी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है, कंटिन्यूस एज यूजर ऑफिशियल पर्पस। रीजनल क्या है, फॉर स्टेट लैंग्वेज के लिए था इसमें प्रोविजंस। और जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी, वो भी इसमें लिखा हो गया पार्ट 17 में, ठीक है। इन आर्टिकल की रेंज घंटी है आर्टिकल 343 टू 351, ठीक है। इसी के साथ साथ पार्ट 18 की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंडिया में लग चुकी हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें चीज़ अब कब कब लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, जब ये तीन चीज़ें होंगी तब नेशनल इमरजेंसी अनाउंस की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, इसको अनाउंस करने के लिए फिर लोकसभा और राज्यसभा में एक 2/3 बहुमत के साथ पास भी करवाना होता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इमरजेंसी के पूरे प्योर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट्स की बात हो रही है, तो ये पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात होती है, ठीक है। सेकेंड इमरजेंसी कौन सी होती है, स्टेट इमरजेंसी। इसी ये बहुत डिबेटेबल रहा हमेशा क्योंकि आर्टिकल 356 इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। हम सुनते हैं ना, राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रेसिडेंट्स रूल, वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। क्यों लगता है, जब भी किसी गवर्नर को लगता है कि जो स्टेट में जो स्टेट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है बाय द गवर्नर। सो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी लेड टू द इमरजेंसी विच इज कॉल्ड एज द स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये हमारे देश में आज तक नहीं लगी है। जब भी हमारे देश का फाइनेंशियल जो क्रेडिट ऑफ खतरे में हो, थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया को, तभी लगाई जा सकती है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ये कभी नहीं लगी है। पर ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है, आर्टिकल 360, और ये कौन से पार्ट में इमरजेंसी, सारी पार्ट 18 में, ठीक है। और पार्ट 19 में मिसलेनियस है, ठीक है। ये मिसलेनियस में क्या क्या आता है कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, लीगल राइट्स, इम्यूनिटी दी जाती है इनको फ्रॉम लीगल लेजिस्लेटिव रिपोर्ट्स, ठीक है। कोई भी जो कोर्ट्स हैं उनमें कोई भी इंटरफेरेंस ना करे कोर्ट्स के काम में, ठीक है। तो ये सब जो मिसलेनियस आर्टिकल्स में आती है, आर्टिकल 361 टू 367, ठीक है।
सेफगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ हाई ऑफिसर्स, इसलिए इन आर्टिकल्स की ये तो इसलिए मिसलेनियस में काउंट होती हैं। पार्ट 19 में है वो। पार्ट 20 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग टाइप से, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ऐसे ऐसे अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 368 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल प्रिजर्विंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कि जो है पार्लियामेंट वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है या समय के अनुसार बदलाव कर सकती है, बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम ना हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो किसी को नहीं पता, काइंड ऑफ। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में एक यूनिक फीचर डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने धीरे धीरे वो ऐड ऑन होती जा रही है वो लिस्ट की बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या काउंट होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइंड नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 368 का यूज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। पार्ट 20 में, पार्ट 21 में क्या है, टेम्परेरी प्रोविजंस। टेम्परेरी प्रोविजंस किसके हैं? टू हैंडल इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस इशू, ठीक है। जो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का 1947 में, उस टाइम पे जो इशूज है टेम्परेरी प्रोविजन इसलिए बनाए गए थे, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश टू रिपब्लिक, स्पेशल मैरिटल स्टेटस फॉर गुजरात लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर्स। वो स्पेशल स्टेटस था कुछ स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर्स के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल रेज है 369 392। वैसे ध्यान रखना टेम्परेरी प्रोविजन से आज तक एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं गया है, वैसे किसी भी एग्जाम में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। जो पार्ट 22 है फाइनल फॉर्मेलिटीज, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल, कमेंसमेंट कब था, 26 जनवरी 1950। टेक्स्ट ऑथोरिटेरियन ट्रांसलेशन, रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसको रिपील करके ये लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिपील किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था, ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था, ठीक है। बाकी हम चीज़ें पढ़ ही चुके हैं। नीचे वाली की कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। म्यूनसिपैलिटीज 74 के साथ। पंचायत कब हुई थी, 73 के साथ पंचायत, ठीक है। पंचायत 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ठीक है। कॉर्पोरेट सोसाइटी हुई थी 97 के साथ। और ट्राइब्यूनल्स 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। तो यही सब है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। अगर आप सबको ये जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट करी है अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे या मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर ऊपर यूट्यूब के। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।